हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी ज्ञान वृद्धि चैनल में आपका स्वागत है। और आज 12वीं क्लास के लिए ये मेरी पहली ही क्लास है जिसमें मैं आपको पतंग कविता करवाने जा रही हूँ। इसके बाद आपको आगे कौन सी कविता करवानी है वो कमेंट के माध्यम से आप बता देना। यदि आप कमेंट करोगे कि मैम ये वाली कविता पहले करवा दो तो मैं वही करवा दूँगी, क्योंकि मुझे तो सारी कविताएं करवानी ही है। आपको जो चाहिए पहले वो हम पहले कर लेंगे। और यदि आपको लगता है कि मैं अपने हिसाब से करवा दूं तो फिर मैं आपको एक क्रम से करवा दूंगी। ठीक है, ये है पतंग और कविता का शीर्षक भी क्या है, पतंग है। और कवि जो है उनका नाम है आलोक धनवा। पतंग कविता जो है ये ली गई है आपकी एक काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह जो लिखा गया है आलोक धनवा के द्वारा, उसी में से ये ली गई है। क्योंकि काव्य संग्रह में तो अनेक कविताएं होती है ना, तो वहां से ली गई है। और उस काव्य संग्रह का नाम है दुनिया रोज बनती है। ठीक है, ये प्रश्न जो है 10th वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। और जो स्टेट या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनके NCERT सॉल्यूशन आता है, तो उन बच्चों को भी ये ध्यान रखना है। ये पतंग कविता है और इसको क्या मान लो आप, वैसे तो शरद ऋतु की बात हुई है तो आप इसको क्या मान लो, इसी को शरद मान लो। ये बच्चा है और यही अपनी क्या है, शरद ऋतु है। अब क्या बताना चाह रहा है कवि, कवि कह रहा है कि सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। बौछारे होती है बरसात। कवि कह रहा है कि बरसात का मौसम चला गया है और क्या आ गया है, भादो भी चला गया है। यानी कि जो श्रावण मास होता है और भाद्रपद होता है उनमें बारिश ज्यादा होती है ना। श्रावण और भाद्रपद में क्या होती है, बारिश ज्यादा होती है। तो अब क्या कह रहे हैं कि बरसात गई और भाद्रपद का जो मास था वो भी गया। यदि हम भाद्रपद मास की बात करें तो ये मैं बता देती हूँ अपना, अगस्त और सितंबर, यानी कि 15 दिन आपके अगस्त के होते हैं और 15 दिन सितंबर के होते हैं। तब जो अपना देसी महीना है भाद्रपद वो आता है। ठीक है, तब यह महीना आता है आपका, तो ये आपको याद रखना है। आगे क्या कह रहे हैं, कवि बता रहे हैं जैसे कि सुबह हो गया है, एक बच्चा पतंग लेकर आता है तो दूसरे बच्चे उसको देख लेते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, फिर पीछे पीछे आ जाते हैं। आप देख रहे हो इस तस्वीर के माध्यम से। अब आगे क्या कह रहा है कवि कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। यानी कि ये आप यहाँ पर लालिमा देख पा रहे हो ना, ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये जहां पर मैं टिक मार्क कर रही हूँ यहाँ पर आप लालिमा देख पा रहे हो। तो कि सुबह सवेरे का जो समय होता है ना, सवेरे का जो समय होता है सूर्य निकलने से थोड़ा सा पहले का समय जो होता है, जिसको उषा काल भी हम बोलते हैं, उस समय क्या होता है, देखने में हमें ऐसे दिखाई देता है जैसे क्या हो, खरगोश की आंख हो, ऐसा हमें दिखाई देता है। खरगोश की आंख क्या है, लाल रहती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या माना है कवि ने, सुबह सवेरे को खरगोश की आंखों के समान लाल माना है। शरद आया फूलों को पार करते हुए, पीछे मैंने आपको एक बच्चा दिखाया था ना हाथ में पतंग लिए हुए, वो लड़का नहीं आया है। यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है कवि का, कि बरसात का मौसम चला गया है, भाद्रपद चला गया है, उसके बाद क्या होता है, शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, फिर पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो कि शरद आया है किसको, पुलों को पार करते हुए। इसमें मैं आपको साथ के साथ वो भी बता देती हूँ अलंकार, क्योंकि हमें फिर बैक करना पड़ेगा।
खरगोश की आंखों का और लाल सवेरे की क्या की गई है, तुलना की गई है, समानता दिखाई गई है कि जैसी खरगोश की आंखें होती है वैसे ही लाल सवेरा होता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, इस पंक्ति में हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। अलंकार भी पूछ लिया जाता है बेटा कई बार, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब शर्द क्या है, शर्द तो ऋतु है, लेकिन जो भी जड़ चेतन जड़ शून्य चीजें होती है उसको हम क्या मान ले, मनुष्य के समान क्या मान लेते हैं, चेतन मान लेते हैं। इसको क्या मान लिया हमने, एक लड़का मान लिया है। जब हम जड़ वस्तुओं को क्या मान लेते हैं, मनुष्य के समान मान लेते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार आ जाता है आपका, मानवीकरण अलंकार आ जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कवि कि अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, ये कौन है, ये है शरद, ठीक है। ये शरद है, शरद ऋतु की बात कर रहे थे ना कि शरद ऋतु जब आती है तो वो क्या करती है, अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए घंटी की आवाज करते हैं। घंटी को यहाँ से देखो, ये शरद जो है घंटी को क्या कर रहा है, बजा रहा है। क्यों बजा रहा है, ये अन्य बच्चों को बुला रहा है, अन्य बच्चों को बुला रहा है, बुला रहा है कि आप सभी कहाँ जाओ, बाहर आ जाओ, और क्या करेंगे, हम मिलकर पतंग उड़ाएंगे। क्या करेंगे, मिलकर पतंग उड़ाएंगे। इसलिए क्या कर रहा है शरद, घंटी की आवाज जोर जोर से कर रहा है, घंटी बजा रहा है कि सभी बच्चे निकलकर जो है वो बाहर आ जाए। यहाँ पर जोर जोर शब्द आवृत्ति हुई है ना, यहाँ पर एक से अधिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार। ये आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद कह रहे हैं कि चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, ये देखो यहाँ पर, ये क्या है, ये एक बच्चों का झुंड है, दिखाई दे रहा है ना आपको इस तस्वीर में। ये क्या है, बच्चों का झुंड है। अब झुंड का वर्ड मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। जैसे इसका अर्थ होता है समूह, इशारे कर रहा है, इशारे का अर्थ क्या हो गया, संकेतों से, हाथ से इशारा कर रहा है ना उनको, शब्द क्या कर रहा है, बुला रहा है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, हाथ में पतंग लिए हुए है, कभी घंटी बजा रहा है, कभी हाथ से इशारा कर रहा है। और क्यों बुला रहा है, कि सभी बच्चे एक झुंड में एक साथ खड़े होकर हम क्या कर सके, पतंग उड़ा सके। इसलिए अन्य बच्चों को शब्द क्या कर रहा है, बुला रहा है। देखिए अब आगे क्या कह रहे हैं, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए पतंग ऊपर उड़ सके। क्या कह रहे हैं, शरद इशारे करके उन बच्चों को तो बुला ही रहा है, और साथ में क्या करना चाहता है कि सभी बच्चे हम क्या हो जाएं, एकत्र हो जाएं, एक स्थान पर हम इकट्ठे हो जाएं। यदि हम एक स्थान पर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे, एक जैसे एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है, एक क्या कर रहा है, पतंग को ऐसे ऐसे उड़ाए जा रहा है, और दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पतंग के माध्यम से क्या बना देना चाहते हैं, आकाश को मुलायम बना देना चाहते हैं, बिल्कुल ही कोमल बना देना चाहते हैं। कोमल शब्द क्यों प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो उनका शरीर जो है वो बिल्कुल कोमल होता है। और कवि का ये मानना है कि जहां जहां बच्चों के पद चिन्ह गिरेंगे, जहां जहां पद चिन्ह अंकित होंगे, वहां पर क्या हो जाएगा, वो वाला स्थान पूरा का पूरा कोमल हो जाएगा। चाहे वो आकाश में पतंग उड़ा रहे हैं तो आकाश कोमल हो जाएगा, और यदि वो पृथ्वी पर उड़ा रहे हैं तो पृथ्वी की सतह जो है वो बच्चों के पद चिन्हों के द्वारा क्या हो जाएगी, कोमल हो जाएगी। इसलिए इन्होंने आकाश को क्या कहा है, कोमल कहकर पुकारा है। उसके बाद कह रहे हैं, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। पतंग आपको पता ही है क्या होती है, सबसे हल्की होती है और कलरफुल भी होती है, रंगीन भी होती है, ये भी हमें पता है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके,
कागज सा लगाया होता है ना आपने, एक पन्नी सी देखी होगी, पन्नी होती है ना एक, हल्की होती है, उसकी वजह से ही टूटती है। अब है ना, इन पंक्तियों के माध्यम से दो चार पंक्ति, ये दो तीन पंक्ति देकर कभी वो क्या पूछ लेगा एग्जामिनर आपसे, ये पूछ लेगा, प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है इसमें से आपको कि पतंग की विशेषता बताइए, पतंग की विशेषता। तो पतंग की विशेषता क्या हो जाएगी, एक तो ये हो जाएगी पतंग क्या होती है, सबसे हल्की होती है। दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी, रंगीन होती है। और तीसरा क्या हो जाएगा, कागज, कि उसमें कागज लगा होता है। और चौथी विशेषता क्या हो जाएगी कि बांस की सबसे पतली कमानी, ये हो जाएगी चौथी विशेषता। कमानी वाली क्या हो जाएगी, पतली कमानी लगी हुई होती है। तो ये एक इसका अर्थ होता है, वैसे तो लकड़ी, धुरी, सहारा, कुछ भी बोल सकते हो आप। देखो ये यहाँ पर, एक मिनट रुको, मैं कलर चेंज कर देती हूँ थोड़ा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें तो सारे ही कलर है, कौन सा कलर लें हम। देखो ये जो मैं आपको अंकित कर रही हूँ रेखा, इससे देखिए ये यहाँ पर क्या लगी हुई है, लकड़ी लगी हुई है। ये यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये लकड़ी लगी हुई है, देख पा रहे हो ना, यहाँ पर भी लकड़ी लगी हुई है। तो ये क्या है, ये पतंग को क्या दे रही है, ये लकड़ी सहारा दे रही है, इधर से ये सहारा दे रही है। यदि हम इन दोनों लकड़ियों को निकाल देंगे ना तो ये टूट जाएगी, फिर उड़ नहीं पाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे थोड़ी सी खींच कर रहेगी। तनी है ये, यहाँ पर इसके तनियां लगाई हुई है यहाँ से, इसकी वजह से क्या हुई है, ये खींची हुई है, तभी तो ये ऊपर जा पाएगी। यदि ये क्या हो जाएगी, पास पास हो जाएगी, तो फिर ये उड़ नहीं पाएगी, क्योंकि हवा इसके अंदर समाहित हो जाएगी, उसकी वजह से ये नहीं उड़ पाएगी। तो ये क्या हो गई, आपकी पतंग की विशेषता हो गई। आपको ये याद रखना है। कवि कह रहा है कि दुनिया में सबसे हल्की, रंगीन और सबसे पतला कागज होता है जो आकाश में उड़ पाता है। और इस पतंग में क्या लगी हुई है, एक पतली सी कमानी, एक लकड़ी लगी हुई है, धुरी लगी हुई है। वो लकड़ी किसकी होती है, बांस जो वृक्ष होता है उससे बनी हुई है। आगे देखिए कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, कि जैसे ही क्या होता है, शरद आता है और साथ में वो क्या करते हैं, मिलकर पतंग उड़ाते हैं। तो आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पर देखो ये आकाश में, ये देखो बहुत सारी पतंग उड़ रही है, बहुत सारी पतंग उड़ रही है। तो ये किसके समान दिखाई दे रही है, ये तितलियों के समान दिखाई दे रही है। मानो कि रंग बिरंगी तितलियां क्या कर रही है आकाश में, ये तितलियां क्या कर रही है, रंग बिरंगी है, आकाश में उड़ रही है। और तितलियां भी बिल्कुल नाजुक होती है, नाजुक होती है ना, उनकी थोड़ा सा उनको ठेस पहुंची और वो क्या हो जाती है, मर भी सकती है। कोमल होती है, निश्चल होती है, यानी कि तितलियां जो होती है उनमें किसी प्रकार का छल होता है, कपट नहीं होता। इसीलिए तो वो सबको प्रशंसित करती हुई दिखाई देती है ना, उड़ती रहती है, एक पौधे से दूसरे पे चली जाती है, दूसरे पे तीसरे पे चली जाती है, और इसी प्रकार से ये क्या कर रही है, आकाश में से उड़ रही है। तो जैसे ही पतंग को उड़ते हुए देखते हैं तो बच्चों को आपने देखा होगा ना कि वो इतने आनंदित हो जाते हैं, इतने उत्साहित हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं लगता कि वो कहाँ पर खड़े हैं। तो क्या करने लग जाते हैं, सीटियां भी मारते हैं, किलकारियां भी मारते हैं, और एक दूसरे बच्चे को बताते, देखो देखो तितलियों की तरह कितनी रंग बिरंगी पतंगे आकाश में उड़ती हुई कितनी सुंदर लग रही है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कौन लाते हैं, बच्चे। कवि का मानना है कि बच्चों का शरीर किसके समान होता है, कपास कितनी कोमल होती है, कोमल और स्वच्छ होती है। तो उसी प्रकार से जो बच्चे होते हैं उनका व्यक्तित्व क्या होता है, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल होता है, उनमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता है। और कपास का अर्थ होता है कोमल, यानी कि इस बच्चे को आप देख रहे हो, इसकी स्किन देखो कितनी सॉफ्ट है ना। आपने देखे होंगे ऐसे छोटे छोटे बच्चे, यहाँ से आप इनको स्पर्श करोगे तो कितनी कोमल होती है इनकी स्किन। तो ये बच्चों की जो स्किन होती है वो कपास के समान कोमल होती है, स्वच्छ होती है, और ऐसे लगता है पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास।
कि बच्चों के पैर बेचैन कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर कि बच्चों के पाँव बेचैन होते हैं। क्यों होते हैं? कि उनको लगता है कि यहाँ उनका घर है, यहाँ से निकले, यहाँ चले गए, फिर और बच्चे मिल गए, फिर यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ चले गए, यानी कि वो बेचैन रहते हैं उस पतंग के पीछे, लगातार उस पतंग को ऐसे ऐसे देखना चाहते हैं। इसलिए पृथ्वी क्या करती है? घूमती हुई उन बेचैन पैरों के पास आना चाहती है। और क्यों आना चाहती है? कि उनके जो कपास जैसे कोमल और स्वच्छ पैर है ना, उसने मान लो पूरी पृथ्वी को क्या कर लिया हो? नाप लिया हो। इसलिए पृथ्वी क्या कर रही है? उनके पैरों को स्पर्श कर रही है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, बेसुध का अर्थ होता है लापरवाह, कि जब बच्चे लापरवाह होकर दौड़ने लगते हैं, छतों को भी नरम बनाते हुए, नरम का अर्थ क्या होता है? मुलायम, यानी कि बच्चों के पैर क्या है? मुलायम है। तो उनके बच्चों के पैरों के मुलायम होने के कारण जहां जहां वो स्पर्श करेंगे, छत पर कूदते हुए घूमेंगे, तो क्या हो जाएगा? छत भी नरम हो जाएगी। यही कवि ने इसमें बताया है कि बच्चे नादान होते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की धूप, गर्मी, सर्दी, वर्षा आदि का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। वो जहां भी जाते हैं सबको अपनी ओर मोहित कर लेते हैं बच्चे। बच्चों में इतनी क्षमता होती है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको इसमें कौन सा अलंकार आया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पैरों के पास, इसमें हो जाएगा आपका अनुप्रास। ठीक है, अब आगे करवा देते। अब आगे देखिए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग होता है एक वाद्य यंत्र, या आप नगाड़ा भी कह सकते हो, ढोलक। देख रहे हो ना, यहाँ ये देखो तस्वीर में देख पा रहे हो। इसको जब बजाते हैं ना, तो एक संगीत सा, एक ध्वनि सी उत्पन्न होती है, एक संगीत उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से बच्चे क्या कर रहे हैं? चारों दिशाओं में इधर से उधर भाग रहे हैं। चारों दिशाओं में क्या कर रहे हैं? चारों दिशाओं में खेल रहे हैं। वो खेलते हुए क्या करते हैं? आनंदित हो जाते हैं, और इतने आनंदित हो जाते हैं जैसे मानो कि कोई मृदंग बज रहा हो, कोई नगाड़ा बज रहा हो, और उसकी ध्वनि से पूरा वातावरण क्या हो गया है? वातावरण ही संगीत में हो गया हो, संगीत में हो गया हो, ऐसा कवि का मानना है। जब वे पेग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर पेग भरते हुए का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है कि झूलते हुए, झूलते हुए। आपने देखा होगा ना, मान लो, मुझे ये चित्र इतने बनाने नहीं आते हैं। जैसे देखो बच्चे ना ऐसे हवा में, ये मान लो बच्चे के हाथ हैं, ऐसे हवा में उड़ते हुए ऐसे रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पेग भरते हुए चलते हैं। जैसे वो ऐसे हवा में जैसे झूला झूलते हैं ना, उसी प्रकार से वो अपने हाथों को ऐसे कर लेते हैं, और ऐसे एक पैर ऊपर ऐसे टसक मसक के चलते रहते हैं ना। कई बार तेज चलते हैं तो एक पैर के सहारे चलते हैं, और इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि झूला झूलते हुए वो चल रहे हैं डाल की तरह लचीले वेग से। लचीले वेग यानी कि उनका जो शरीर होता है वो काफी लचीला होता है, क्योंकि वो जहां चाहे वहां पर क्या कर सकते हैं? मुड़ सकते हैं। उनका शरीर कठोर नहीं होता है। यदि कठोर हो शरीर, शरीर कठोर होगा तो क्या होगा? टूटने का डर होगा। लेकिन बच्चों का शरीर क्या होता है? लचीला होता है। यदि वो गिर भी जाते हैं ना, तो उनको चोट नहीं लगती इसी कारण। अब इसमें हम अलंकार देख लेते हैं। दिशाओं को मृदंग, इसमें हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। उसी प्रकार से वेग से, सा से सी सम सरिस, इसमें क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। या तो समानता होती है, या क्या किया जाता है? तुलना दर्शाई जाती है। वहां पर क्या होता है? आपका उपमा अलंकार होता है। आगे देखिए, छतों के खतरनाक किनारों तक। ये देखो, ये छत दिखाई दे रही है ना आपको, ये खतरनाक है किनारा, क्योंकि यहाँ पर मुंडेर नहीं बनाई हुई। मुंडेर नहीं है ना, यहाँ पर थोड़ी सी ऊंचे तक, यहाँ तक ऐसे दीवार खींच देते यहाँ,
तो इनका गिरने का खतरा कुछ कम हो सकता था, कुछ कम हो सकता था ना। लेकिन यहाँ पर दीवार नहीं डाली हुई है, मुंडेर नहीं बनाई हुई है, तो यहाँ पर क्या है, बच्चे जब पतंग उड़ाएंगे तो वो पीछे की तरफ इधर नहीं देखेंगे, उनका पैर हो सकता है फिसल कर इधर भी आ सकता है, वो गिर भी सकते हैं। तो बच्चे इसकी भी परवाह नहीं करते जब वो पतंग उड़ाने लग जाते हैं। उसमें गिरने से बचाता उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। रोमांचित होता है आनंदित, यानी कि जैसे वो खेल में इतने ज्यादा आनंदित हो जाते हैं तो उनका शरीर अपने आप ही क्या आ जाता है, संतुलन में आ सकता है। दूसरा कोई भी व्यक्ति उनको बचा नहीं सकता, क्योंकि वो इतने ज्यादा मग्न हो जाते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। अब पतंग उड़ा रहे बच्चे इन किनारों से अपने आप को कैसे बचाते हैं, वो केवल एक धागे का सहारा होता है ना, इस धागे के सहारे पर ही वो अपने आप को पूरा फोकस कर देते हैं, ध्यान केंद्रित कर देते हैं। उस धागे के इशारे से ही वो क्या सकते हैं, बच सकते हैं, अन्यथा उनको कोई भी बचा नहीं सकता है। क्योंकि पतंग धीरे धीरे उड़ती 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 यहाँ से यहाँ से यहाँ, पता नहीं कितने आकाश में कितनी दूरी को छू लेती है। तो वो एक धागा ही होता है जिसके सहारे वो बच्चे बचते हैं। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे होते हैं, यानी कि वो इतने आनंदित हो जाते हैं, उनको ये नहीं लगता कि पतंग उड़ रही है। उनके हाथ भी है ना ऐसे ऐसे ऊपर नीचे झूलते हैं, और जब ये पैर भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसीलिए तो कवि ने कहा कि इनको गिरने का डर रहता है। अपने रंध्रों के सहारे, पतंग किसके सहारे उड़ रही है, पतंग उड़ रही है धागे के सहारे, पतंग धागे के सहारे उड़ रही है। और बच्चे जो हैं वो किसके सहारे उड़ रहे हैं, रंध्र। रंध्र क्या होता है, छिद्र होता है। जैसे मान लो ये आपका हाथ है, यहाँ आपके छोटे छोटे बाल उगे हुए होते हैं ना, छोटे छोटे रोए उगे हुए होते हैं, उनको बोला जाता है रंध्र। कि यहाँ से क्या होता है, उनको मानो हवा मिल रही हो और इसके माध्यम से वो उड़ रहे हो। उसी प्रकार से जैसे मान लो ये पतंग है, ये कमानी है इसकी ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ पर है ना इसमें छेद किए हुए होते हैं ताकि उसमें हवा पास हो सके, उसके माध्यम से वो ऊपर उड़ सके पतंग। उसी प्रकार से हमारे भी क्या होते हैं, हाथ में ऐसे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से क्या होता है, बच्चों में जोश बनता है और ऐसे लगता है बच्चों को कि पतंग के साथ साथ हम भी उड़ रहे हैं। ठीक है, यहां तक आया आपके समझ में। तो मानो रंध्रों के सहारे इसमें हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी कि जहां पर क्या पाई जाती हो, संभावना पाई जाती हो, वहां पर कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये आप याद रखोगे। और यहां हो जाएगा जैसे रोमांचित शरीर, किसको माना है, पतंग को माना है। लेकिन ये काम खुश होना किसका काम होता है, मनुष्य का काम होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, यानी कि जड़ जो वस्तुएं होती है वो मनुष्य के समान आपको दिखाई दे, जैसे मनुष्य क्रिया करता है उसी प्रकार से आपको दिखाई दे, तो क्या हो जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। और एक बात और ध्यान देने योग्य, यहाँ पर देखो ये पंक्ति है, ये है, ये तो दोनों बराबर है, समान दिखाई दे रही है आपको। ये इससे शब्द पहले दोनों पंक्तियों से तीसरे में ज्यादा हो गई। फिर ये चौथी पंक्ति अपनी आई है, मान लो ये चौथी पंक्ति है, ठीक है, इसमें शब्दों की संख्या और ज्यादा हो गई है। फिर पांचवी पंक्ति में कम हो गई है, छठी पंक्ति में और ज्यादा कम हो गई है। तो ये क्या है, ये बंधी हुई नहीं है, बंधी हुई नहीं है। किसमें नहीं बंधी हुई, छंद में। तो यदि इसमें पूछा जाए कि कौन से छंद का प्रयोग किया गया है, तो आप इसमें लिख सकते हो कि मुक्त छंद, कि ये छंद के बंधन में बंधी हुई कविता नहीं है, सब छंद गति से चली जा रही है। यहां तक आया आपके समझ में। और जैसे सामान्य सी बात हो रही है, यदि आपसे पूछ ले कि कौन सा गुण है, तो आप इसमें बताओगे प्रसाद गुण है। क्योंकि बच्चों को क्या हो रहा है, कोई एक्साइटमेंट उनको और ज्यादा नहीं है, वो अपने आप में प्रसन्नचित है, खेल रहे हैं, उनको आनंद आ रहा है। ये नहीं है कि वो किसी चीज के लिए परेशान हो रहे हैं कि ये चीज मेरे पास नहीं है, ये पास मेरे पास होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। वो खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, साधारण सी बात है। तो वहां पर क्या होता है, आपका प्रसाद गुण होता है। ठीक है, देखो मैं आपको बता देती हूँ, गुण कितने प्रकार के होते हैं आपके। गुण होते हैं 3 प्रकार के, प्रसाद, ओज
और माधुर्य। अब इनका एक बार आप अर्थ देख लो, फिर आसानी से समझ लोगे। जिन जिन कविता में आपको लिखना होगा आप लिख दो। यहाँ क्या होता है, साधारण बात होती है, सामान्य बात होती है, ठीक है, और ज्यादा जिज्ञासा नहीं होती। यहाँ पर ओज गुण वहां पर होता है जहां पर उत्साह, वीरता का प्रतिपादन हो, कि वीरता दिखा रहा हो व्यक्ति कि ये काम कठिन नहीं है मेरे लिए, मैं कर दूंगा, उत्साह उसमें झलकता, वहां पर हो जाएगा ओज गुण। और माधुर्य गुण होता है जहां पर प्रेम, प्रेमी, पति पत्नी, या हम लिख सकते हैं दाम्पत्य जीवन का वर्णन हो। इसमें क्या होगा कि विरह भी दिखाई देगा, इसमें आपको सुख भी दिखाई देगा, यानी कि ये एक दूसरे के लिए इनके मन में एक्साइटमेंट होगी। कभी ये लड़ाई झगड़ा भी करेंगे, कभी इनमें प्रेम भी हो जाएगा। तो वहां पर ऐसी परिस्थिति जहां पर आपको देखने को मिले, वहां पर क्या हो जाएगा, माधुर्य गुण हो जाएगा। सीधा सा एग्जांपल लेते हैं हम किसका, कृष्ण का, और चाहे गोपियां लगा लो, चाहे आप राधा लगा लो, कि इनका जहां पर चित्रण होता है ना, वहां पर होता है माधुर्य गुण। और जहां पर जैसे आपने 10th क्लास में एक कविता पढ़ी होगी, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वहां पर लक्ष्मण बार बार हुंकार भर रहा है ना, परशुराम को बार बार ललकार रहा है, व्यंग्यात्मक शैली में बोल रहा है, तो वहां पर क्या आपका ओज गुण है। प्रसाद गुण तो आप समझ गए होंगे, जैसे आप अभी कविता कर रहे हो इसमें, अगर वे कभी गिरते छतों के खतरनाक किनारों से, जैसे देखो ये बच्चा, ये छत है, ये छत है और यहाँ से गिर रहा है। कभी कह रहा है कि मान लो कभी कभार हो सकता है ऐसा कि बच्चा उस खतरनाक छत से गिर जाए, क्योंकि उनकी मुंडेर नहीं बनी हुई है, पैर फिसल भी सकता है। तो क्या हो जाएगा, और बच जाते हैं तब तो वो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। कि एक बार बच्चा गिर जाता है ना, तो उसका डर खत्म हो जाता है। छोटा बच्चा होता है, शुरू में वो चलना सीखता है, एक बार डर लगता है उसको, एक बार गिर जाता है और फिर दोबारा से वो साहस कर लेता है, खड़ा होकर क्या करता है, फिर से चलने लग जाता है, तो उसका डर बिल्कुल खत्म हो जाता है। ऐसे ही बड़े बच्चों के साथ भी होता है, जो बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं उनके साथ, कि सुनहले सूरज के सामने। अब सूर्य के रोज उष्मा कितनी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है ना, सूर्य की उष्मा के सामने हम ठहर ही नहीं सकते, इतनी ज्यादा गर्मी होती है, उनको देख भी नहीं सकते। लेकिन कह रहे हैं कि बच्चे जब निडर हो जाते हैं ना, तो सूर्य के तप का कोई प्रभाव नहीं होता, वो उसको भी सहन कर लेते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, की ऐसी परिस्थिति में पृथ्वी क्या करती है, उन बच्चों के कोमल पैरों को आकर क्या कर लेती है, स्पर्श कर लेती है। ये बात आपको याद रखनी है, पैरों के पास। अब यहाँ पर्यावरण की आवृत्ति हो रही है और यहाँ पर्यावरण की आवृत्ति हो रही है, पै की आवृत्ति होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। और साथ में आपका इसमें भी हो जाएगा, जैसे सुनहले, यहां सीधा ही लिख देती हूं मैं, सैवरण की आवृत्ति हुई है ना, तो भी क्या हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर सुनहले सूरज के सामने, अब सैवर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और जो मैंने प्रसाद गुण बताया है आपको, वो आपके इन 3 पद्यांश है, अपने 4 पद्यांश है, चारों में क्या होगा, प्रसाद गुण होगा। ये लिख सकते हो आप, जहां पर आपको काव्य सौंदर्य लिखना होता है वहां पर। और दूसरा लिख दोगे मुक्त छंद है, कि छंदों के बंधन में बंधी हुई नहीं है कविता। और आगे और क्या लिखोगे आप, दृश्य बिंब है, यानी कि इस दृश्य को हम देख पा रहे हैं। कवि ने क्या किया है, इसमें हमारे मनसा में ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं की है, कोई भी भाव हमारे मन में उमड़ नहीं रहा है जिसके लिए हम क्या हो, जिज्ञासु बने कि आगे क्या होने वाला है। कि जो भी कवि ने वर्णन किया है वो प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं कि बच्चे खेलते हुए किस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। तो ये कविता आपकी पूर्ण हो गई और इसके एमसीक्यू भी मैं करवाऊंगी। इसके बाद कौन सी कविता करनी है आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता देना, मैं वही कविता करवा दूंगी। यदि आपको लगता है कि मैं क्रम से लेकर चलूं तो मैं क्रम से भी करवा दूंगी।
और एमसीक्यू भी मैं करवाऊंगी। एक बार हम 2-3 कविता कर लेते हैं, उसके बाद मैं एमसीक्यू भी करवा दूंगी। यदि 12th क्लास के बच्चे ज्यादा जुड़े रहेंगे मेरे से तो मैं आपको एक क्लास में एग्जाम का पैटर्न भी बता दूंगी, किस प्रकार से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि हमें 12th के लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा दो तो वो भी हम बाद में करेंगे। एक बार हम सिलेबस कर लेते हैं थोड़ा सा, और जो जो बातें मैंने इसमें बताई है एस्टेट के बच्चे और डीएसएसबी के जो बच्चे हैं वो ध्यानपूर्वक सुने कि ये पंक्तियां जो है वो विशेषकर आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। आपसे भी पूछा जा सकता है कौन सा छंद आया है, कौन सा बिंब आया है, इन्हीं पंक्तियों को उठाकर एग्जामिनर हमें देता है। कौन सा गुण आया है, कौन सा अलंकार है, या ये पंक्तियां दे देंगे, जैसे एक पंक्ति इनकी दे दी आलोक धनवा की और एक आधे किसी और कवि की दे देंगे, और ऐसे क्या कर देंगे 4 कवियों की, 4 कवियों का क्रम दे देंगे और 4 पंक्तियां दे देंगे अपने को कि इनको मिलान कीजिए इनका। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि पतंग कविता कौन से काव्य संग्रह से ली गई है। और जो भी हमें डिटेल में करना है तो वो मैं एक साहित्य के नाम से अलग से प्ले लिस्ट बना दूंगी, उसमें आपको वो देखने को मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मैं उतना वो करवा रही हूँ कि 10th वाले बच्चे जो 12th वाले जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना स्टेट वालों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर ज्यादा बातें बताऊंगी तो वो बेचारे स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट हैं वो भी उनको नोट डाउन करेंगे, उनके वो काम की है नहीं, इतना डीप जाना उनके लिए इतना जरूरी नहीं है। तो जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साहित्य के नाम से एक प्लेलिस्ट अलग से बना लेंगे। अभी तक तो पहले वाला ही अपना स्टेट का रिजल्ट नहीं आया है तो वो मैं आपको करवा दूंगी। और आप सभी प्लेलिस्ट को जरूर चेक किया कीजिए, क्योंकि मैंने व्याकरण की अलग प्लेलिस्ट बना दी है, 10th क्लास की अलग से बना दी, और अभी 12th की अपनी पहली क्लास है तो उसके बाद मैं 12th क्लास की भी एक प्लेलिस्ट बना दूंगी और एमसीक्यू की अलग से बनाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको क्लास को खोजने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। कैसी आपको ये क्लास लगी है आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।